Hello everyone, welcome to this session of Textbook Super Coaching. This is me, Tulika, your UGC NET Paper 1 faculty, and these are the timings of my free live sessions on YouTube and Textbook app. Learners, don't forget to like, share and subscribe to our channel. ये आपका एक स्पेशल सेशन है जो आज हम कंडक्ट कर रहे हैं. This session has questions from KSET, previous year's questions of KSET, और ये equally useful है आपके आने वाले UGC NET एग्जाम्स के लिए. So learners, इस सेशन में हमने कवर किए हैं questions based on environment, research, communication and teaching aptitude. तो जैसा मैंने आपको कहा कि ये केवल स्टेट लेवल एंट्रेंस एग्जाम्स के लिए ही नहीं बल्कि यूजीसी नेट के लिए भी इक्वली इंपॉर्टेंट है. तो आज का सेशन जरूर से देखिए और पूरे क्वेश्चन जरूर से सॉल्व कीजिए. सो लर्नर्स, दिस इज माय टेलीग्राम ग्रुप. अगर अभी तक आपने हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है तो जरूर से कर लीजिए. इस ग्रुप के थ्रू हम आपको सभी इंपॉर्टेंट अपडेट्स आपके साथ शेयर करते हैं. सो आपने करना है सेशन को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब और ज्वाइन करना है हमारा टेलीग्राम चैनल. सो लर्नर्स, टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग फ्री क्रैश कोर्स करा रहा है अपने यूट्यूब चैनल पर. सो ये सभी सेशंस की क्लासेस बिल्कुल फ्री होती हैं यूट्यूब पे भी और ऐप प्लेटफॉर्म पे भी. सो डोंट मिस आउट ऑन एनी सेशन एंड वॉच ऑल द सेशंस अकॉर्डिंग टू योर पेपर 2 सब्जेक्ट. Learners, don't forget to like, share and subscribe to our channel. और आज का जो ये सेशन है, this is a part of Super 30 free crash course series और KSET के कुछ important PYQs, previous years questions हम करेंगे आज कवर. और ये equally useful है for UGC NET December upcoming 2023 exam. So learners, the first question. पहला क्वेश्चन है क्योटो प्रोटोकॉल से और क्वेश्चन पूछ रहा है कि क्योटो प्रोटोकॉल इज रिलेटेड टू. सो इन चार ऑप्शंस में से क्योटो प्रोटोकॉल किससे संबंधित है? ओजोन डिप्लीशन, हजार्डस वेस्ट, क्लाइमेट चेंज या न्यूक्लियर एनर्जी. सो आपने क्योटो प्रोटोकॉल के बारे में पढ़ रखा है, तो किस वर्ड के साथ, किस इशू के साथ हम उसको एसोसिएट करते हैं? एंड द करेक्ट आंसर फॉर दिस इज क्लाइमेट चेंज. जैसा कि आप जानते हैं क्योटो प्रोटोकॉल के 2 कमिटमेंट पीरियड्स थे और क्लाइमेट चेंज पे ग्रीन हाउस गैस एमिशंस को रोकने के लिए ये प्रोटोकॉल इंटरनेशनल ट्रीटी लाई गई थी, जिसमें काफ़ी सारी नई चीज़ें शुरू की गई थी, जैसे कि क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म, कार्बन ट्रेड, जॉइंट इम्प्लीमेंटेशन. ये सारी चीज़ें क्योटो प्रोटोकॉल से संबंधित हैं. Next question. This ecosystem constitutes a systematic link between terrestrial and marine ecosystems. तो इनमें से कौन सा ऐसा फॉरेस्ट है जो कि एक कनेक्टिंग लिंक की तरह वर्क करता है, सिस्टमैटिक कनेक्टिंग लिंक की तरह वर्क करता है, टेरेस्ट्रियल यानी कि स्थलीय और मेरीन इकोसिस्टम यानी कि समुद्री. सो इन दोनों परिस्थिति तंत्र के बीच में कौन सा कनेक्टिंग है? सो जैसे कि आप देख सकते हैं, ऑप्शंस आर मैंगो, मैंग्रोव फॉरेस्ट, एवरग्रीन फॉरेस्ट एंड रेन फॉरेस्ट. सो ये कंसेप्ट हमने पहले भी पढ़ रखा है. सो अगर हम टेरेस्ट्रियल यानी कि लैंड और मेरीन इकोसिस्टम के बीच के लिंक की बात कर रहे हैं, सो इट इज अनडाउटेबली मैंग्रोव फॉरेस्ट. और मैंग्रोव फॉरेस्ट का एक क्लासिक एग्जाम्पल हमें देखने को मिलता है सुंदरबंस में इन वेस्ट बंगाल. नेक्स्ट, केयर एंड शेयर पॉलिसी ऑफ फॉरेस्ट अप्लाइज टू. सो ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि केयर एंड शेयर पॉलिसी जो कि फॉरेस्ट से रिलेटेड है वो किसके ऊपर एप्लीकेबल होती है, किसके ऊपर लागू होती है? सो आदिवासी लोग यानी ट्राइबल पीपल, फॉरेस्ट कम्युनिटीज यानी वन समुदाय, ग्रामीण यानी कि विलेजेस एंड JFMCs. सो क्या है JFMCs? इसका फुल फॉर्म भी हम आपको बताएंगे. पहले आप सॉल्व करेंगे कि केयर एंड शेयर पॉलिसी फॉरेस्ट की किस पे अप्लाई करती है. And the correct answer for this question is JFMC. JFMC के लिए एक और शब्द यूज किया जाता है EDC. JFMC का फुल फॉर्म होता है जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट कमिटी और इसी के लिए दूसरा शब्द भी इस्तेमाल किया जाता है इको डेवलपमेंट कमिटी. सो दोनों ही टर्म्स आपने ध्यान में रखने हैं. केयर एंड शेयर पॉलिसी फॉरेस्ट से रिलेटेड है. नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्लाई ऐश मीन्स. तो फ्लाई ऐश का डेफिनेशन इनमें से कौन सा स्टेटमेंट दे रहा है? सो फ्लाई ऐश क्या है? ये एक ऐश है, वो राख है जो उद्योगों में उत्पन्न होती है, जनरेटेड इन इंडस्ट्रीज. डस्ट जो कि सीमेंट इंडस्ट्रीज में प्रोड्यूस होती है, थर्मल पावर प्लांट में प्रोड्यूस होती है, या एक ये स्मोक है जो तब जनरेट होती है जब प्लास्टिक को बर्न किया जाता है. सो जैसा कि आप लोग फ्लाई ऐश के बारे में पढ़ चुके हैं और जब भी हम फ्लाई ऐश की बात करते हैं सो इट इज एसोसिएटेड विथ थर्मल पावर प्लांट्स. और ये फ्लाई ऐश की वजह से ही थर्मल पावर प्लांट्स के जो
आसपास का पूरा वेजिटेशन होता है वो भी इफेक्टेड हो जाता है, क्योंकि क्रॉप्स पे, प्लांट्स पे एक लेयर जैसी जम जाती है, अरेंज हो जाती है, और जो थोड़ी भारी ऐश होती है जिसको हम बॉटम ऐश कहते हैं, वो वहाँ सेटल करके आसपास के रिवर्स को क्लॉग भी कर देती है, जाम भी कर देती है. सो फ्लाई ऐश इज प्रोड्यूस्ड बाय द थर्मल पावर प्लांट्स. नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रोजेक्ट टाइगर का तो आपने नाम सुन रखा है. इसे किस ईयर में लॉन्च किया गया था? 1983, 1993, 1973 और 2000. सो ये बहुत ही बेसिक और अच्छे क्वेश्चंस हैं जो आपका एक रिकॉल भी कर लेंगे, रिवीजन भी करा देंगे फॉर योर अपकमिंग एग्जाम. चाहे आप केसेट दे रहे हो, कोई और स्टेट लेवल का एंट्रेंस एग्जाम दे रहे हो, या यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हैं, ये सारे क्वेश्चंस काफ़ी हेल्पफुल होंगे. सो लर्नर्स, द करेक्ट आंसर फॉर दिस इज 1973. तो इस सारी चीज़ों को आपने प्रैक्टिस कर लेना है और एक नोट्स की तरह लिख लेंगे तो और भी अच्छा हो जाएगा. Next question is, what is AIDA marketing communication stands for? So marketing communication में AIDA का क्या full form है? So जैसा कि हम जानते हैं communication खास करके अगर marketing के संदर्भ में किया जा रहा है तो उसका purpose क्या होगा, तो उसी के आधार पे आपको इन सभी terms को elaborate करना है कि what does AIDA stands for. सो ये है आपके ऑप्शन. सो ऑप्शन देख के ही आप समझ सकते हैं कि अगर मार्केटिंग कम्युनिकेशन है तो उसका फोकस किस चीज पे होगा. एंड द करेक्ट आंसर इज 3. दैट इज सबसे पहले अटेंशन, देन इंटरेस्ट, डिजायर एंड एक्शन. सो कोई भी मार्केटिंग कम्युनिकेशन किसी भी प्रोडक्ट के लिए किया जाता है, सो मेन पर्पस होता है कि वो प्रोडक्ट परचेज किया जाए, यानी कि उसके ऊपर एक्शनिंग की जाए, राइट. तो AIDA का ये फुल फॉर्म होता है. नेक्स्ट इज एम्प्लॉयमेंट न्यूज इज पब्लिश्ड बाय द पब्लिशर ऑफ. तो रोजगार समाचार किस प्रकाशक द्वारा प्रकाशित किया जाता है? सो इज इट बाय द टाइम्स ऑफ इंडिया, द वीक, द हिंदू और योजना? सो इन चारों ऑप्शंस में से किसने, कौन सा ऐसा पब्लिशर है जो कि एम्प्लॉयमेंट न्यूज को पब्लिश करता है? एंड द पब्लिशर इज ऑफ योजना. योजना इज द राइट आंसर. Yes, so learners, we have more questions ahead, and before that I would like to tell all of you कि Textbook Super Coaching is there to help you clear your UGC NET exam. हमारे single subscription में आपको मिलते हैं video courses, mock tests, study notes and live classes by the experts. So learners, presently हम YouTube पे Super 30 series हमारी चल रही है और पेड बैच में हमारा बूस्टर कोर्स चल रहा है. तो कई बार स्टूडेंट्स पूछते हैं दोनों में क्या डिफरेंस है. सो लर्नर्स, दोनों ही प्लेटफॉर्म पे हम इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को कवर करा रहे हैं. हाउएवर हम YouTube Super 30 के नोट्स आपके साथ शेयर नहीं कर सकते हैं. बूस्टर कोर्स में नोट्स आर प्रोवाइडेड. बूस्टर कोर्स में हम कंप्लीट PYQs कर रहे हैं. पूरी टेस्ट सीरीज आपके पास अवेलेबल रहती है और आपको गाइडेंस सेशन प्रोवाइड किया जाता है. वहीं YouTube के Super 30 में वी आर हैविंग ओनली लिमिटेड PYQs. So next question, which is the agency of the central government that disseminates information regarding government policies and projects to the media in India? So केंद्र सरकार की कौन सी एजेंसी है जो सरकारी नीतियों और परियोजनाओं के संबंध में सूचना का प्रसार करती है? Is it PIB, PTI, AIR और PCI? सो आप सभी लोग जानते हैं कि सेंट्रल गवर्नमेंट का कोई भी इंफॉर्मेशन होता है तो एक एजेंसी होती है जिसका काम होता है मीडिया तक पहुंचाना और उसके बाद सब तक पहुंचती है. तो किस मीडिया की, किस एजेंसी की हम बात कर रहे हैं? एंड द करेक्ट आंसर इज PIB. एब्सोल्युटली करेक्ट. नेक्स्ट इज द फर्स्ट एवर FM सर्विसेज वर स्टार्टेड इन इंडिया ऑन. सो सबसे पहली बार भारत में FM सेवाएं कब शुरू की गई थी? तो डेट तो सब में कॉमन है, 23 जुलाई. आपको बताना है विच ईयर. वॉज इट 1977, 97, 2007 और 1987? सो ये सारे क्वेश्चंस कोशिश कीजिएगा कि किसी नोटबुक में एक एक लाइन के आंसर्स लिख लीजिए सो दैट एग्जाम से पहले आप इसको गो थ्रू कर सकते हैं. Yes, so the correct answer for this is 23rd of July 1977 में पहली बार FM services को start किया गया था इंडिया में. Moving to the next question, which is the process not needed in experimental research? अगर हम प्रायोगिक अनुसंधान की बात कर रहे हैं तो इनमें से किस प्रक्रिया की आवश्यकता हमें नहीं पड़ती है? सो मैनिपुलेशन एंड रेप्लिकेशन, कंट्रोलिंग, ऑब्जर्वेशन एंड एब्सेंस ऑफ ट्रीटमेंट ग्रुप. तो 4 ऑप्शन दिए गए हैं. इनमें से 3 ऑप्शंस हम यूज करते हैं एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में, एक ऑप्शन का यूज नहीं किया जाता है. यू हैव टू टेल मी दैट ऑप्शन. सो द ऑप्शंस आर, out of these the correct answer is
एब्सेंस ऑफ ट्रीटमेंट ग्रुप। अगर हम एक्सपेरिमेंटल रिसर्च कर रहे हैं तो उसमें ट्रीटमेंट ग्रुप सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। अगर वो नहीं रहेगा, अनुपस्थिति रहेगी, तो हमारी एक्सपेरिमेंटल रिसर्च नहीं हो सकती है। क्योंकि आपको पता है जब हम एक्सपेरिमेंटल रिसर्च करते हैं हम दो ग्रुप्स बनाते हैं, एक होता है हमारा ट्रीटमेंट ग्रुप और एक होता है कंट्रोल ग्रुप। तो इसके एब्सेंस में एक्सपेरिमेंटल रिसर्च या प्रायोगिक अनुसंधान नहीं संभव है। Next question. When two or more successive footnotes refer to the same work, which one of the following is used? अब जब हम रिसर्च कर रहे होते हैं, रिसर्च पेपर या आर्टिकल लिख रहे होते हैं, तो कई बार हम सेम रेफरेंसेस यूज करते हैं, साइटेशंस यूज करते हैं और उसका मेंशन हम फुट नोट्स में करते हैं। अगर बैक टू बैक कुछ ऐसे फुट नोट्स हैं जिसमें हम सेम वर्क का रेफरेंस डालना चाहते हैं, साइटेशन डालना चाहते हैं, तो उस केस में रिपीट ना करके हम एक एब्रीविएटेड फॉर्म का इस्तेमाल करते हैं, विच इज द राइट एब्रीविएशन फॉर्म, जो कि हम सक्सेसिव फुटवर्क के लिए यूज करते हैं जहां हमने सेम वर्क को यूज किया है। Is it IBIT? Is it ATAL? Is it OPCIT? Is it LOCCIT? And the correct answer for this is IBIT. That is the right answer. Next question. What is the research that aims at immediate application? इनमें से ऐसी कौन सी रिसर्च है जो कि तत्काल उन अनुप्रयोग करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है? इसका उद्देश्य जो रहता है तुरंत इमीडिएट यूज के लिए, इमीडिएट एप्लीकेशन के लिए किया जाता है। सो हमारे पास ऑप्शंस हैं: action research, empirical research, conceptual research and fundamental research. So out of the lot, जैसे आप देख सकते हैं, the correct answer would be action research. So action research में क्या किया जाता है? Action research को हम कहते हैं problem solving approach, right? So अगर एक situational problem है, एक पर्टिकुलर सिचुएशन में किसी तरह की प्रॉब्लम है, तो उसे सॉल्व करने के लिए हम करते हैं एक्शन रिसर्च। हम प्लान करते हैं और एक्शनिंग करके, ऑब्जर्व करके, रिएक्ट करके वी बेसिकली ट्राई टू सॉल्व दैट प्रॉब्लम, राइट? तो आइडिया इज कि उस पर्टिकुलर सिचुएशन में क्या सबसे बेहतर रहेगा उसको सॉल्व करते हैं, एंड सो इसका जो उद्देश्य है वो इमीडिएट एप्लीकेशन के ऊपर आधारित रहता है। ठीक है, सो एक्शन रिसर्च इज द राइट आंसर। Which of the following techniques used by the teacher to teach include? So generally अगर एक टीचर को पढ़ाना है, टीच करना है, तो इनमें से कौन सी टेक्निक्स का इस्तेमाल करेंगी टीचर पढ़ाने के लिए, टीच करने के लिए? सो लेक्चर, इंटरैक्टिव लेक्चर, ग्रुप वर्क और सेल्फ स्टडी। सो ये हैं आपके ऑप्शंस जिसको कॉम्बिनेशंस में दिया गया है। इनमें से कौन कौन सी टेक्निक्स है जो कि किसी टीचर द्वारा टीच करने के लिए यूज किया जाएगा? एंड जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, सेल्फ स्टडी को एलिमिनेट कर देंगे हम। सेल्फ स्टडी किसी भी टीचर द्वारा यूज की गई टेक्निक नहीं है, ये एक स्टूडेंट सेंट्रिसिटी पे है। आई कैन डू सेल्फ स्टडी ऑन माई ओन, इसमें मुझे टीचर की कोई जरूरत नहीं है। बाकी सब चीजों में टीचर की टेक्निक है। तो लेक्चर, इंटरैक्टिव लेक्चर, ग्रुप लेक्चर, ये सभी टेक्निक्स हैं जो कि टीचर यूज करते हैं इन ऑर्डर टू टीच। Now, which of the following is not a teaching method? इनमें से कौन सा टीचिंग मेथड की कैटेगरी में नहीं कैटेगराइज करेंगे? We have buzz group, brainstorming, gossip और role play. सो बज सत्र, विचार मंथन, गपशप और नाटक मंचन। सो जैसा कि हम जानते हैं क्लासरूम टीचिंग में बहुत तरह के टेक मेथड्स का इस्तेमाल किया जाता है और जैसा कंटेंट रहता है, जैसी रिक्वायरमेंट रहती है, अकॉर्डिंगली मेथड्स आर बीन यूज। बट इसमें से एक ऐसा ऑड है जो कि एक टीचिंग मेथड प्रैक्टिकली नहीं है, विच इज दैट यस, गॉसिप या गपशप कोई टीचिंग मेथड नहीं है। लेक्चर मेथड इज लीस्ट इफेक्टिव इन द लर्निंग ऑफ, इनमें से किसके लर्निंग में, किसके अधिगम में लेक्चर मेथड सबसे कम इफेक्टिव होगा? सो एप्टीट्यूड, एटीट्यूड, रिलेशनशिप, स्किल, इनमें से किसकी शिक्षा देते समय हम कह सकते हैं कि लेक्चर मेथड बहुत प्रभावी नहीं हो सकता है? सो एप्टीट्यूड, एटीट्यूड, रिलेशनशिप एंड स्किल। सो एज यू ऑल कैन सी, ये तीनों जो ऑप्शंस है, एप्टीट्यूड, एटीट्यूड और रिलेशनशिप, ये इसके बारे में हम किसी को अगर पढ़ा रहे हैं, लेक्चर मेथड के थ्रू बता रहे हैं, स्टोरी टेलिंग के थ्रू बता रहे हैं, तो हम उनकी लर्निंग इफेक्टिवली कर सकते हैं। मगर अगर किसी को कौशल या स्किल की लर्निंग देनी है तो इसके लिए हमें प्रैग्मेटिक अप्रोच लेना होगा, लर्निंग बाय डूइंग अप्रोच लेना होगा, साइकोमोटर डोमेन के लाइंस पे काम करना होगा। लेक्चर मेथड बहुत कम इफेक्टिव होगा अगर आपको किसी स्किल में पारंगत करना है। अगर आपको किसी को पॉटरी सिखानी है तो पॉटरी पे आप लेक्चर देके उन्हें वो स्किल नहीं सिखा सकते हैं। सिमिलरली कुकिंग, ड्राइविंग, कोई भी स्किल की बात करें उसमें लेक्चर मेथड सबसे कम इफेक्टिव होगा अगर उस स्किल को किसी को
समझाना है तो। एंड लर्नर्स, दिस इज लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आपके लिए होमवर्क क्वेश्चन। आप सभी लोग मुझे इस होमवर्क का आंसर देंगे इन द कमेंट्स, और ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट इफेक्टिव मोड ऑफ लर्निंग इन द प्रेजेंट डेज? आज के डेट में अगर हम बात करें तो वर्तमान समय में अधिगम की सबसे प्रभावी विधि आपके हिसाब से क्या है? इज इट सेल्फ स्टडी, इज इट ब्लेंडेड लर्निंग, इज इट फेस टू फेस लर्निंग, या ई लर्निंग? सो बहुत कंटेक्चुअल क्वेश्चन नहीं है ये, आपको जेनरिक आंसर करना है, क्योंकि क्वेश्चन सेटर भी आपसे यही एक्सपेक्ट करता है कि सिर्फ आप अपने बारे में नहीं सोचिए, ओवरऑल सेटअप में बताइए कि क्या सबसे ज्यादा प्रभावी रहेगा, सबसे ज्यादा इफेक्टिव कौन सा रहेगा आउट ऑफ द 4 ऑप्शंस गिवन। इस क्वेश्चन का आपने मुझे आंसर देना है इन द कमेंट्स, एंड आई होप आप सभी ने सेशन को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लिया है। इस सेशन के साथ हम एक और सेशन लेके आएंगे जो कि आपकी केसेट के कुछ प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस होंगे, साथ ही साथ आपकी यूजीसी नेट की भी तैयारी कराएगा। सो सेशंस को बिल्कुल ना मिस करें, सेशन को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा, और ज्वाइन कर लीजिएगा मेरा टेलीग्राम चैनल। ये है मेरे रेगुलर क्लासेस के टाइमिंग। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।